हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और एक लेक्चर नंबर 3 इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली। पहले लेक्चर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, अगर ऐसा है तो उसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है उसके बारे में किया था। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स देखे थे कि भाई अगर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, क्वाड्रेंट रिंग है, तो उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो आज हमारा उसी के रिलेटेड आज तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं और भी एक दो क्वेश्चन के बारे में। एक होगी हमारी रिंग, इस रिंग के सेंटर से किसी पर्टिकुलर दूर पॉइंट के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, उस रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। उसके अलावा और एक क्वेश्चन जो अभी मैं पहला करवा रहा हूं, चलो देखा जाए इसको। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा एक रॉड है, वन डायमेंशनल रॉड है भाई, ठीक है। मान लो उसकी थिकनेस बहुत कम है, जिसको मैंने थोड़ा जूम करके बनाया है कि भाई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा बनाया जाए क्या, थोड़ा और अच्छा बनाया जाए क्या, ध्यान देना अच्छे से भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे तुम जेई की बात करो चाहे तुम नीट की बात करो। चलो अब चलाया जाए इससे, और अच्छी फिगर तो हमसे बनने नहीं वाली। मान लो कि बेटा ये हमारा एक रॉड है जिसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा ये जो हमारा रॉड है दैट इज वन डायमेंशनल रॉड। कैसा रॉड है भाई, वन डायमेंशनल रॉड है। ओके, अब यहां से कोई दूर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा यहां एग्जैक्ट इसके सेंटर के सामने, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब कि वो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। हमें एक जनरल केस देखना है, ठीक है। तो सपोज कर लिया जाए कि वो एक पॉइंट इधर है, मैं नहीं बोल रहा कि ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके सेंटर के सामने है ना, ठीक है। तो इसके इस पॉइंट के ऊपर इस पूरे रॉड के कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए P। इस पॉइंट पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसी के बारे में हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है सर। बेटा सबसे पहले यहां से एक सामने एक लाइन खींच लो, और ये जो लाइन हमने खींची है वो ऐसे खींची है कि वो यहां से परपेंडिकुलर रहे। ओके, हमें ये नहीं पता, ये ठीक है आपको दिखने में लग रहा हो सकता है, पर नहीं पता कि बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना। मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है उससे चार्ज ऊपर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब कि भाई इस पॉइंट के लिए ये और ये सिमेट्री में होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मत बोलो भाई। अब ध्यान दो, ये जो रॉड है उसकी लेंथ यहां तक है भाई, ये टोटल लेंथ है इसकी। ओके, तो इस पॉइंट से उसका जो अपर एंड है, मान लिया जाए उसका कोई एंगल है, मान लिया जाए कि वो एंगल है θ2, उस एंगल को हमने नाम दे दिया θ2। और उसका जो लोअर एंड है उसको हमने कोई एंगल का नाम दे दिया। बेटा मान लो ये एंगल का नाम दे दिया हमने θ1। क्यों सर अलग अलग एंगल दिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन इक्वल है इस पॉइंट के सामने से। ये हमें नहीं पता, हमें ये पता नहीं है कि बेटा यहां से ऊपर जो चार्ज है और नीचे जो चार्ज है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्री में है, हमें ऐसा पता नहीं है। हमने तो कोई जनरल पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी हो सकता है। थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर की साइड हो सकता है, ये पॉइंट थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो बेटा यहां से ऊपर का जो एंगल बनेगा और नीचे का जो एंगल बनेगा वो अलग अलग बनेगा यार, ठीक है। तो ऊपर वाले एंगल को नाम दे दिया मैंने थीटा, और नीचे वाले एंगल को नाम दे दिया मैंने θ2, और इसको दे दिया θ1। ओके ओके, बेटा यहां से लेकर मान लिया जाए कि ये जो P पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लिया जाए वो डिस्टेंस D। उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया भाई, D नाम दे दिया। ओके, यहां से लेकर अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी तक हमने दो लेक्चर जो किए उसके अंदर क्या किया था, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम छोटे छोटे चार्ज काटते जाएंगे और उसके हिसाब से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते जाएंगे, और सबका हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें पूरे रॉड के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिलती थी। जिन लोगों ने अगले लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो देखे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड देन इस लेक्चर के ऊपर आए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करें,
छोटे छोटे चार्ज काटना है, हमें पता है हमको। तो हमने मान लिया कि यहां पर एक हमने छोटू सा चार्ज काटा, मान लिया कि हमने यहां पर एक छोटू सा चार्ज काटा और उस चार्ज का मान लिया जाए कि बेटा ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हम नाम दे देते हैं बेटा dx नाम दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, dx दे दिया। और मान लिया जाए बेटा कि यहां से जहां ये पॉइंट है, एग्जैक्टली जहां से परपेंडिकुलरली सामने जहां पर एक पॉइंट है, वहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लिया जाए वो डिस्टेंस बेटा x है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और यहां से जो ये तुमने चार्ज काटा है बेटा, वो इस पॉइंट से, भाई ये छोटू सा चार्ज है तो बेटा इसका ये एंड रहेगा और दूसरा इसका ये वाला एंड होगा। अच्छा, तो बेटा यहां पर आपको दिख रहा है कुछ बीच में और एक एंगल बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। इसको क्या नाम देंगे, पहले तो मान लिया जाए कि ये जो चार्ज काटा है तुमने, वो ये जो लाइन है वहां से कितने एंगल पे था, मान लिया जाए बेटा ये एंगल है हमारे लिए कुछ और फाई एंगल। अरे सर बहुत सारे एंगल हो गए यहां पर, तो एक एंगल कौन सा लिया था, θ1 और θ2, वो क्या था बेटा, इस पॉइंट से इसका अपर एंड और इस पॉइंट से इसके लोअर एंड का एंगल। तो एक एंगल था θ2 और एक एंगल को नाम दिया था θ1, वो अपर एंड और लोअर एंड का एंगल था, बिल्कुल। अब ये जो चार्ज यहां पर काटा है उसका भी तो एंगल हो सकता है ना यहां से, तो उस एंगल को नाम दे दिया हमने कि मान लो जो dx तुमने काटा है वो कौन से एंगल पे काटा है, फाई एंगल पे काटा है, कोई और नाम दे दिया एंगल का, ठीक। अब बेटा ये dx जो चार्ज है, छोटू सा चार्ज, वो भी तो उसका एक अपर एंड और लोअर एंड होगा। तो वहां पर हमने ये जो एंगल बन रहा है बीच में, इस एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं भाई, डी फाई दे सकते हैं। यहां जाके तुम कितना गए ऊपर, फाई, वहां से छोटा सा और एक एंगल बन रहा है ड्यू टू ये dx के अपर और लोअर पार्ट के कारण, उसको हमने नाम दे दिया डी फाई। कोई तकलीफ है क्या, इसका अपर एंड तक का एंगल θ2 था, इसके लोअर एंड तक का एंगल θ1 था, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो dx काटा भाई, वो भी जितने एंगल पे है वो भी तो बताना पड़ेगा, वो है फाई एंगल पे, हमने बता दिया। कोई एग्जाम हमने कोई एंगल ले लिया, ठीक। अब जो dx है बेटा, उसका भी एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट है, तो वो जो P पॉइंट को टच करेगा तो वहां पर एक एंगल छोटू सा तैयार होता है। उस छोटू सा एंगल को क्या नाम दोगे, यहां से तो ऊपर कितना गए, फाई, और ये जो अंदर छोटू सा एंगल बनता है वो d5 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, सबको क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, फिगर तो बहुत ही भयंकर बनी है, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो छोटू सा चार्ज है बेटा, इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे जाने वाली होगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे अवे होती है, और मान लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा, ये जो है बेटा लाइन, वर्टिकल लाइन, इसके सामने मैं ऐसे वर्टिकल लाइन बना देता हूं, ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर फाई है बेटा, ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी तो फाई हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये अगर फाई होगा तो ये वाला भी, ये ऐसे लाइन जा रही है डी, ठीक है, यहां से जो वर्टिकल लाइन थी उसको ऐसे खींचा तो ये फाई होगा बेटा, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो किसी को कोई दिक्कत, जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, तो ये अगर फाई एंगल है तो ये जो DE है उसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सब क्यों नहीं बनेगा। तो जहां पर फाई है वहां हम नाम देंगे DE cos फाई, वहां पर हम नाम देंगे DE cos फाई, और उसके परपेंडिकुलर में जो उसका कंपोनेंट बनता है, ये सब चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। तो बेटा, तो ये बन जाता है DE sin फाई, जहां पर फाई होता है वहां cos फाई लेते हैं, और उसके परपेंडिकुलर में हम क्या ले लेते हैं, sin फाई ले लेते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत क्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है, वहां हमने सेमी सर्कुलर रिंग ली थी, तो वहां क्या होता था, सेमी सर्कुलर रिंग में एक DQ ऐसे होता था, एक DQ ऐसे होता था, वो दोनों सिमेट्री में होते थे, तो उसका एक कंपोनेंट कट जाता था, हमने देखा था। पहली बात कि यहां पर ये जो पॉइंट लिया है वो मैंने पहले ही भी बताया कि वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेंटर पे है, मतलब कि सेंटर से ही, सेंटर की एक्सिस, सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर है ऐसा नहीं है, मतलब कि वो हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेंटर के सामने है, या थोड़ा और भी तो ऊपर हो सकता है, वो थोड़ा और भी तो नीचे हो सकता है। मतलब हमने इसीलिए तो भाई ये एंगल और ये एंगल अलग अलग लिया था, एक θ2 लिया था, एक θ1 लिया था, उसी लिए तो लिया था, हमें नहीं पता वो सिमेट्री में। तो अगर ये सिमेट्री में नहीं है
तो उसके कंपोनेंट कट आउट नहीं होंगे, उसके हर एक कंपोनेंट को तुम कट आउट नहीं कर सकते। कंपोनेंट अगर कोई सामने सामने कट हो रहा तो कब होगा, जब वो सिमेट्री में था। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा, उसको देखो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है बेटा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है, अगर तुमको एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई, ऐसे जितने भी डीई कॉस फाई है उन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना बेटा। इसके कारण एक डीई कॉस फाई ऐसे, इसके कारण भी एक उसका डीई कॉस फाई होगा। तो वैसे ये सभी जो डीई कॉस फाई है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके हमें पूरा एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर। इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली हमें वाई डायरेक्शन में भी मिलेगा बेटा, एक कंपोनेंट ऐसे नीचे जा रहा है बेटा, तो जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो ये डी साइन फाई के कारण मिलने वाले हैं। ऐसे जितने भी छोटे 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 इस पूरे रॉड के ऊपर डीएक्स काटेंगे, उसके कारण जितने भी डी साइन फाई मिलेंगे उन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इसको हम समझ रहे हैं। अदरवाइज ये आपको कहीं बोर्ड के अंदर पूछा नहीं जाता, ठीक है। अच्छा तो क्यों करवा रहे हो सर इतना सारा, ओके। अब बेटा जो डीई होगा, जो डीई होगा उस डीई का फॉर्मूला क्या होगा वो तो हम सभी को पता है सर। छोटू सा चार्ज हमारे लिए पॉइंट चार्ज हो जाएगा, तो ये बनेगा के, छोटू सा चार्ज जो हमने काटा है वो छोटू सा चार्ज क्या है बेटा, डीक्यू है, तो के डीक्यू अपॉन यहां से जो इसका डिस्टेंस लेना है बेटा दैट इज आर, ये हमें क्या ले लेना है आर, तो यहां से बनेगा के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, ओके। तो जो डीई की वैल्यू है यहां पर, जो डीई की वैल्यू है यहां पर, उसको ये चिपका दो, ठीक है सर चिपका देते हैं। तो जो EX हो जाएगा वो क्या बनेगा भाई ब्रैकेट के अंदर, के DQ अपॉन आर स्क्वायर कॉस फाई। क्या यहां से इजीली मिल जाएगा बेटा, यहां पर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। छोड़ो ना सर तो नहीं करते हैं, डीई के बदले में हम लगाएंगे डीके डीक्यू, वही चीज यहां पर भी करेंगे बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, तो x के लिए हमारा cos फाई कंपोनेंट है, ey के लिए हमारा sin फाई वाला कंपोनेंट है। बाकी डीई और डीई की वैल्यू तो हमें के डीक्यू अपन आर स्क्वायर ही रखनी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर दिक्कतों का सामना क्या करना है, दिक्कतों का सामना बेटा ये करना है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये फाई बी वेराई करेगा, ये आर बी वेराई करेगा, और क्या वेराई करेगा, अभी तो ये दो चीजें वेराई करेगी, और क्या वेराई कर सकता है इसके अंदर आप देखो तो समझ में आएगा आपको। बेटा एक तो फाई देखो, अगर तुमने यहां पर डीएक्स कंपोनेंट काटा है तो तुम्हारे लिए ये फाई है, पर अगर तुम और ऊपर डीएक्स काटोगे तो तुम्हारा एंगल बदल जाएगा, तो फाई क्या कर रहा है, वेराई कर रहा है, ठीक है सर। अगर बेटा तुमने ऊपर कंपोनेंट काटा सपोज करो, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा, ये जो तुमने आर लिया है अभी के लिए ये डिस्टेंस आर है, वो कुछ अलग होगा, बट तुम अगर ऊपर वही डीएक्स को काटोगे तो वहां का जो आर होगा वो बदल जाएगा कि नहीं, जितना ऊपर जाते जाओगे तो एंगल, अरे सॉरी डिस्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर एक तो आर भी वेराई कर रहा है, और क्या वेराई कर रहा है सर, और भी तो कुछ वेराई कर रहा होगा, देखो क्या वेराई कर रहा है बताएं, ये x वेराई कर रहा है, ये क्या x वेराई कर रहा है, कैसे सर, मतलब कि यहां से हमने x क्या लिया है बेटा, जहां तुमने ये dq चार्ज काटा है वो डिस्टेंस, अगर मैं dq चार्ज को ऊपर काटूं तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है वो भी तो बदलता जाएगा। हाँ मतलब यहां पर तीन चीजें टोटल वेराई कर रही है, कौन सी सर, एक तो r वेराई कर रहा है बेटा, जैसे जैसे ऊपर काटते जाओगे डिस्टेंस बदलता जाएगा, जितना ऊपर जाओगे ये एंगल बदलता जाएगा, मतलब फाई इज ऑल्सो वेराइंग, और क्या बोला मैंने, ये एक्स डिस्टेंस वेराई करता जा रहा है। ये तीनों चीजें ऐसी है जो वेराई कर रही हैं। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा, तीन को तो रख नहीं सकते यार। आप लोगों ने देखा होगा क्यू डी क्यू या एक्स डी एक्स या वाई डी वाई, कोई एक ही चीज को वेराई कर सकते हैं। हम लास्ट लेक्चर के अंदर ये सब चीज पढ़ चुके हैं, पर एक ही चीज को हम वेराई कर सकते हैं ना, हम तीनों चीजों को वेराई करके हम कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको कुछ किसी एक को रख के बाकी को निकालना पड़ेगा, किसी एक को रख के बाकी को हटाना पड़ेगा। हाँ तो अब कैसे करेंगे सर, यहां से अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं आगे कैसे किया जा सकता है इसको।
आप लोगों को बेटा पता है ये वन डायमेंशनल है, मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात चल रही है। सो क्या मैं फॉर्मूला ले सकता हूं, लैम्बडा बराबर ये जो छोटू सा चार्ज काटा है दैट इज dx चार्ज, और वो जो चार्ज काटा है दैट इज dq चार्ज, और उसकी जो लेंथ है वो dx है। तो क्या मेरा लैम्बडा का फॉर्मूला dq बाय dx हो जाएगा। ये चीज तो समझ में आनी चाहिए, जिन्होंने 2 लेक्चर देखे हैं, जिन्होंने ना देखे अगेन बता रहा हूं, उसको देख के इसको देखो। ओके, अब क्या करें सर, बेटा इस dq के बदले में इस dx को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, dq बराबर लैम्बडा इंटू dx हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, लैम्बडा इंटू dx हो जाएगा। हाँ, मतलब ये dq के बदले में हम लगा सकते हैं लैम्बडा इंटू dx, लैम्बडा इंटू dx लगा सकते हैं। और कुछ और भी तो करना पड़ेगा यार, ये r है, r भी तो हटाना पड़ेगा। r को कैसे हटाओगे, चलो देखते हैं। यहां पर मैं यहां से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां से मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, अब देखो, चलो मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूं। मैं अभी इसके अंदर पहले वैल्यूज पुट करते जा रहा हूं तो हमें पता चलेगा। चलो ना पहले एक काम करो, ये जो r है उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हमने dq के लिए कुछ लैम्बडा इंटू dx लेके आए हैं, जो हमको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से आता है। इस r के लिए भी कुछ किया जाए, इस r को भी हटाने के लिए कुछ किया जाए। सर क्या करेंगे r को हटाने के लिए, बेटा तुमको यहां पर एक ट्राइंगल सा दिख रहा है क्या, ये देखो, ये क्या एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। उस ट्राइंगल को मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है सर, बताओ ये एंगल कितना है भाई, फाई है। ये एंगल कितना है, फाई है। यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना है, d है। यहां से लेकर इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो d है। बेटा ये जो ट्राइंगल काटा है इसका एल्टीट्यूड कितना है, x हो जाएगा। अच्छा, और यहां से जो dx चार्ज काटा है वहां का ये जो डिस्टेंस है दैट इज r है। ओके, यहां तक कोई तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, यहां तक सब तो समझ में आया है, हाँ या ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब क्या किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। यहां से क्या कर सकते हैं बताओ, कोई सोचो। मैं यहां से अगर tan फाई का फॉर्मूला लगाऊं बेटा, अगर मैं यहां से tan फाई का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ या ना। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कर दिया हमने, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो tan फाई बराबर हमारे लिए क्या हो गया, x अपॉन डी हो गया। ओके, अब बेटा मैं x को यहां रख के d को यहां से यहां ले जाता हूं, तो मेरे लिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, tan फाई इंटू डी बराबर x। तो x के बदले में हम क्या लगा सकते हैं, tan फाई इंटू डी। x के बदले में हम क्या लगा सकते हैं बेटा, tan फाई इंटू डी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पक्का यहां तक समझ में आया है। ओके, तो देखो जो x हमारा वेरिएबल था, क्या हुआ जरा ध्यान देना। x जो हमारा बदल रहा था, जैसे जैसे तुम ऊपर चार्ज काटते जाओगे ये x की वैल्यू जो बदल रही थी, उस x को हटाने के लिए हम tan फाई इंटू डी रख सकते हैं। उसको हटाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, tan फाई इंटू डी, या तो d tan फाई, हाँ या ना। तो हमारा d तो कांस्टेंट है भाई, यहां से जो d है ये डिस्टेंस है। d क्या है बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, वो थोड़ी बदलने वाला है, वो भी बदलने वाला नहीं है। तो d हमारा कांस्टेंट हो गया। फाई, हाँ अभी फाई जो है वो थोड़ा वेराई कर रहा है, तो फाई को रखेंगे, फाई को रखेंगे। तो x बराबर पहले तो यहां तक फॉर्मूला मिला है d इंटू tan फाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कैसे करेंगे सर आगे, अभी भी तो मेरे पास 2 वेरिएबल बच रहे हैं, है कि नहीं सर। तो अब क्या किया जाए आगे, यहां से ध्यान दो। और एक चीज हम करने वाले हैं, यहां से x बराबर जो d tan फाई मिला है, x बराबर जो d tan फाई मिला है, हम इस x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों सर, बता रहा हूं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले तो क्या मिलता है वो मुझे बताओ। x बराबर जो d tan फाई है, x बराबर जो d tan फाई है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। x का हो जाएगा dx, जी सर। बेटा d तो कांस्टेंट है, d जो है वो यहां से यहां, वो तो कैसा है, कांस्टेंट है मेरे ख्याल से। बोलो कोई तकलीफ है क्या, d कैसा है, कांस्टेंट है। तो d मेरा वैसे का वैसा रहेगा।
जो tan फाई है बेटा उसका हो जाता है sec स्क्वायर फाई डी फाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत? tan फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर फाई डी फाई। बट सर वाई इतना लंबा काहे को कर रहे हो? बेटा यहां मुझे dx दिया हुआ है, मेरे पास अगर dq के बराबर लेमडा dx पुट करना है, सुनो dq के बदले में अगर मुझे लेमडा dx पुट करना है तो मुझे dx का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। तो dx की वैल्यू मैंने ये ले ली सर, पर क्यों हमें dx को हटाना है? बेटा अगर तुमने dx को नहीं हटाया, सुनना, अगर तुमने dx को नहीं हटाया और इंटीग्रेशन किया तो वापस x आएगा, और x तो कैसा था? वेरिएबल था जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब dx के बदले में हम ये वैल्यू को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले इतनी चीज को जरा नोट डाउन कीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो अभी जरा ध्यान दीजिए बेटा, तो dx की वैल्यू हमें मिली है ये वाली। ओके, अब मैं ये जो वैल्यू है उसको लेमडा के साथ पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, जहां जहां मुझे dq दिख रहा है, दिख रहा है उसके बदले में मैं लेमडा इंटू dx पुट करूंगा और dx के बदले में भी ये पुट कर दूंगा। तो यहां से जो ex का मेरा जो फॉर्मूला है, बेटा कि dq को हटा के लेमडा dx और dx को भी हटा के d sec स्क्वायर फाई डी फाई। बोलो कोई दिक्कत? के वैसे का वैसा dq के बदले में लेमडा dx के भी बदले में ये लगा दिया। अच्छा, नीचे दिया है बेटा मुझे r स्क्वायर। r मेरा कैसा था? वेरिएबल था, तो r को मैं रखना नहीं चाहता, तो सर अब की करें? और एक चीज कर देंगे यहां से। कितनी चीज करने पड़ेगी जरा ध्यान दीजिए। अगर मैंने cos फाई का फॉर्मूला यूज किया, यहां से cos फाई क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा d बाय आर। क्या हो जाएगा? d बाय आर। मुझे किसको हटाना है? r को हटाना है। क्यों हटाना है? r मेरा वेरिएबल है, मैं एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं रख सकता। मैंने तो एक वेरिएबल फाई वाला ले लिया है जो वो भी बदल रहा है, एक वेरिएबल ले लिया, मैं दूसरा वेरिएबल नहीं रख सकता। ठीक है, तो r को ले जाता हूं इधर, cos फाई को लेके आता हूं इधर, तो ये हो जाएगा d के नीचे cos फाई, r बराबर d के नीचे cos फाई। ऐसा करने से क्या हुआ? जो r मेरा जो वेरिएबल था वो चला गया, उसको मैंने निकाल दिया। d नहीं बदल रहा, फाई जो मेरा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, मेरा काम चल जाएगा। तो r के बदले में मैं लगाऊंगा d cos फाई, d के नीचे d cos फाई, d के अपॉन cos फाई, और यहां पर क्या है बेटा? स्क्वायर है, तो मैंने लगा दिया, पर साथ में सारी cos फाई रह गया, जगह कम पड़ गई बच्चों, तो मैं इसको यहां नोट डाउन करता हूं, ध्यान दीजिए। लेमडा d sec स्क्वायर फाई डी फाई, और उसके साथ और एक बेटा यहां पर cos फाई है। मेरा मेन जो कहने का इंटेंशन है वो क्या आप समझ पा रहे हो? r के बदले में हमने ये लगाया d अपॉन cos फाई, और उसके बाहर क्या करना है? स्क्वायर। देखो मैं यहां से इसका सीधा सिंपल कर देता हूं, d का हो जाएगा बेटा d स्क्वायर, ये जो cos फाई है उसका होता है cos स्क्वायर फाई, और वो नीचे है तो वो कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं और एक यहां पर cos स्क्वायर फाई करूंगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ऐसा करने से हुआ क्या बेटा? देख लो, मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा? फाई। कौन सा? फाई, जो बदल रहा है, जैसे जैसे तुम ऊपर उसको काटते जाओगे, नीचे काटते जाओगे, वो बदलता जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ही वेरिएबल रहा, फाई। ओके, अब की करे सर? अब की करे? पहले यहां तक नोट डाउन कर दीजिए, मैं अब यहां से कुछ चीजों को निकाल दूंगा। जैसे हमने ये ex के लिए किया, देखो बेटा सिमिलर यहां चीज हम ey के लिए भी करेंगे। अब जितनी भी प्रोसीजर करी है वो ey के लिए करोगे, तो dq के बदले में, और ये जो कुछ भी है, देखो यहां पर भी k dq अपन r स्क्वायर तो इधर भी था, k dq अपन r स्क्वायर इधर भी है, तो जो चीज k dq अपन r स्क्वायर के बदले में तुम्हारे पास यहां आई है, वही चीज इसके लिए भी तो वही आएगी। cos फाई की बेटा यहां पर हमने लिखा ही है, सिमिलरली हम ey के लिए sin फाई लिख देंगे, बाकी सब चीजें उसके अंदर सेम डाल देंगे। ध्यान दो क्या करेंगे? k लैम्डा d sec स्क्वायर फाई डी फाई
डी फाई, यहाँ एक क्या था, यहाँ क्या था बेटा, एक साइन फाई था। जैसे यहाँ कॉस फाई था तो कॉस फाई रखा था, यहाँ हमारे पास एक साइन फाई था। ओके बेटा, कॉस स्क्वायर फाई ये तो कहां से आया था, ये आर की वैल्यू पुट करने पर, तो वो तो इधर भी है, तो हमें ये कॉस स्क्वायर फाई तो लगाना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन में क्या बचेगा, सिर्फ यहां जैसे ये डी स्क्वायर बचा था तो यहां पर भी डी स्क्वायर बचेगा। पहले यहां तक जरा नोट डाउन कर लो, मैं इसको भी इरेज करता हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। फटाफट फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्या किया समझ में आया बेटा, बाकी के सब वेरिएबल को हमने गोली मार के सिर्फ एक ही वेरिएबल को रखा जिससे हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए, हम इसका इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, क्या इस फिगर को भी निकाल दूं, मैं निकाल दूंगा सर, क्या जरूरत है उसकी, क्या जरूरत है उसकी, लास्ट में जब समझाना होगा मैं वापस ड्रॉ कर लूंगा एक बार। चलो अब ध्यान दो फटाफट से। तो ये एक्स और यूआई का फॉर्म बेटा देखो, यहां से एक डी और यहां से एक डी कट सकता है, यहां से एक डी, क्लियर दिख रहा है, ओके, यहां से एक डी और यहां से एक डी हमारा कट जाएगा, यहां से भी एक डी और यहां से भी हमारा एक डी कट जाएगा। जो कुछ भी बचा है मैं यहां लिख रहा हूं एक्स बराबर, और कुछ करा जा सकता है क्या, यस करा जा सकता है। ये जो सेक स्क्वायर फाइव होता है बेटा, जो सेक फाइव होता है वो होता है 1/cos5। सेक क्या होता है भाई, 1/cos होता है यार, ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर फाइव का क्या हो जाएगा, 1/cos2 तो मैं सीधा इसको यहां पर थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, सुनो यहीं से बेटा, के कांस्टेंट लैम्बडा कांस्टेंट उसको निकाल दो बाहर, के कांस्टेंट लैम्बडा कांस्टेंट उसको निकाल दो बाहर। बेटा जो डिवीजन में डी है वो भी तो कांस्टेंट ही था, लेंथ वो थोड़ी बदल रही थी, जो पॉइंट की जो लेंथ है, जो पॉइंट जहां तक था वहां से चार जो वायर था भाई, रॉड था, वहां तक की जो लेंथ थी वो तो डी ही थी, तो उसको भी बाहर निकाल दो, बाहर मैंने निकाल दिया डी। क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, मैंने क्या बोला, सेक स्क्वायर फाइव के बदले में क्या लगा दो, 1/cos2। अच्छा, तो और क्या बचा इसके साथ, cos5 इंटू cos2, यहां बचेगा cos5 इंटू cos2 d5। क्या बचेगा साथ में, जो d5 है वो d5 भी तो लगाना पड़ेगा, और जो सेक स्क्वायर फाइव जो ऊपर था उस सेक स्क्वायर फाइव के नीचे हमें उसके बदले में नीचे क्या कर देना है बेटा, cos2। और क्या बचा, d जो था उसको भी बाहर निकाल दिया, कुछ बचता है क्या, के गया, लैम्बडा गया, d बाहर गया, सेक स्क्वायर फाइव के बदले में 1/cos2 रख दिया, और बाकी जो बचा cos5 इंटू cos2 इंटू d5 कर दिया। बेटा यहां से cos2 स्वाहा, तो यहां से क्या बनेगा जरा ध्यान दो, के लैम्बडा अपॉन डी cos5 इंटू d5 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, cos5 इंटू d5 बचेगा। ओके, सिमिलरली तुम अगर ईवाई के लिए देखोगे तो ईवाई के लिए भी के लैम्बडा और डी जो है वो बाहर आ जाएगा, के लैम्बडा अपॉन डी जो है वो बाहर आ जाएगा भाई। वापस वही सेक स्क्वायर फाइव के बदले में हम नीचे लगा देंगे cos2। ठीक है सर, बाकी क्या बचा भाई, sin फाइव इंटू cos2, sin फाइव इंटू cos2, और साथ में पीछे है d5। cos2 यहां से भी कट जाएगा, तो यहां पर जो बच रहा है इसके लिए दैट इज के लैम्बडा बाई डी sin 5 d5। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, इसको भी मिटा दिया जाए तो ठीक है, ध्यान दो। ओके, तो नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एक्सप्रेशन, थैंक गॉड। हाँ, अब यहां लिमिट लगानी है, क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। हमारा जो रॉड था बेटा उसमें नीचे का एंगल θ1 था, ऊपर का एंगल उसका लास्ट हम जो करेंगे इंटीग्रेशन वो कहां से कहां तक करेंगे, पूरा जो रॉड है उसको कवर अप करना है। तो रॉड जो नीचे जहां पर खत्म हो रहा था, याद करो, वो θ1 एंगल था, और ऊपर जहां पर खत्म हो रहा था वो θ2 एंगल था बेटा। तो ऊपर वाले के लिए अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाले के लिए तुम नेगेटिव लोगे, तो हमारा नीचे का एंगल हो जाएगा -θ1 से लेकर ऊपर का एंगल हो जाएगा θ2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इस वाले के अंदर भी -θ1 से लेकर
थीटा 2। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम EX का फॉर्मूला बना दे, क्या बनेगा? के लैम्बडा अपॉन डी तो वैसे का वैसा, के लैम्बडा अपॉन डी का कोई चेंज नहीं करना बेटा। जो cos 5 होता है, जो cos 5 होता है उसका sin 5 हो जाता है, उसका sin 5 हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? sin 5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos 5 का क्या हो जाएगा? sin 5 हो जाएगा। और हमारी जो लिमिट है दैट इज माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 हो जाएगा। सिमिलरली EY के साथ भी कर लिया जाए तो EY के लिए क्या हो जाएगा बेटा? के लैम्बडा बाई टी। sin 5 का बेटा इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 5। अच्छा, यहां पर भी लिमिट लगानी है तुमको, माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2। क्या आंसर आ रहा है जरा चेक कर लीजिए। एक बार 5 के बदले में थीटा 2 लगाओ। भाई क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है ना? थीटा 2 क्योंकि जो पूरा रॉड है वो अपर, उसका अपर जो अपर मोस्ट पार्ट था वो थीटा 2 एंगल पे था, और जो लोअर पार्ट था, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट था, वो थीटा 1 एंगल पे था, है ना? तो अगर हमें पूरे चार्ज के ऊपर, पूरे रॉड के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पूरा रॉड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो हमारी लिमिट हमने लगाई माइनस थीटा 1। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बीच वाली जो लाइन थी उससे ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे आ रहा था, तो एक के लिए माइनस, एक के लिए प्लस, तो माइनस थीटा 1 और प्लस थीटा। जी बिल्कुल। साइन एक बार लगा दो अपर लिमिट दैट इज थीटा 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन तो लगाई पर साथ में जो साइन है वो एंगल जो लेना है वो भी माइनस थीटा 1 है। अच्छा, अगर इसको तुम सॉल्व आउट करोगे तो क्या मिलेगा भाई? साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, पता है ना भाई, साइन माइनस थीटा 1 अगर होता है तो वो माइनस साइन थीटा 1 हो जाता है। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? ये माइनस साइन माइनस थीटा 1, उसका माइनस साइन थीटा 1 हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू के लैम्बडा बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट। बोलो किसी को कोई डाउट? बोलो किसी को कोई डाउट? ये हमारा एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल गया। y के लिए भी कर लिया जाए भाई, तो के लैम्बडा बाई टी, यहां पर आगे माइनस साइन है तो माइनस, एक बार तुम लिमिट लगाओगे cos थीटा 2, एक बार तुम लिमिट लगाओगे cos थीटा 2। दूसरा क्या होगा भाई? एक साइन तुमको लगानी है, सुनना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा यहां, अदरवाइज यहां एक साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की लगाते हो, बिल्कुल सर। फिर ये माइनस cos 5 है तो माइनस cos और वापस माइनस थीटा 1, तो अगर इसको तुम सॉल्व आउट करोगे तो क्या होगा? माइनस cos थीटा 2 माइनस माइनस, बेटा cos माइनस थीटा 1 जो होता है वो प्लस हो जाता है, cos माइनस थीटा 1 प्लस गिना जाता है, तो यहां पर जो माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा cos थीटा 1। तो बेटा के लैम्बडा बाई डी, माइनस वाले टर्म को पीछे रखे, प्लस वाले को आगे रखे, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, कोई किसी को दिक्कत है तो बताए। हाँ, क्यों करवाया सर, इतना लंबा क्यों करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर भी। पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट। क्यों करवाया सर? आपको कुछ भी मतलब दया वाया नहीं आ रही क्या? इतना बड़ा कोई करवाता है क्या? सुनो सुनो फटाफट इसको नोट डाउन करो। कर लिया? कर लिया? सुनो मेरी बात, अगर मेरे पास दिया हुआ रॉड कोई भी एंगल का होता तो क्या अब मेरे पास एक फॉर्मूला था, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। ये करवाने का पीछे यही एक रीजन है कि अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, अरे यार तो सर सीधा फॉर्मूला बता देते ना भाई, फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट नहीं समझता बच्चों, इसलिए करवाना पड़ता है। फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट नहीं समझता, फॉर्मूला से रट्टा हो जाता है, कब क्या लगाना है नहीं पता चलता। अच्छा कैसे? अगर मैं तुमको कोई क्वेश्चन देता, अगर मैं तुमको कोई क्वेश्चन देता कैसा सर, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मान लो कुछ हमको दे दी गई है, मान लो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है कुछ भी फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई 2
कूलम पर मीटर, 2 कूलम पर मीटर फॉर एग्जाम्पल। और यहां पर मुझे एक पॉइंट दिया है, P पॉइंट दिया है, मुझे यहां का एंगल पता है और यहां का एंगल पता है। यहां का एंगल सपोज कर लो कि मुझे दे दिया गया है 60 डिग्री और यहां का एंगल मुझे दे दिया गया है 30 डिग्री। क्या करेंगे, फटाक से सॉल्व कर देंगे, पर हमें ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। नेट EX डायरेक्शन का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, K लैम्बडा। और बोल दिया जाए कि बेटा यहां से यहां का जो डिस्टेंस है सपोज कर दिया जाए वो 3 सेंटीमीटर है, तो K लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तुम्हारे पास दोनों ही एंगल है। अब सर क्या सर इसके लिए -30 ले, अब नहीं लेना, तुमने तुम्हारा जो पूरा डेरिवेशन था उसके अंदर सब जो लेना था वो ले लिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम वैल्यूज पुट करोगे और आंसर फाइंड कर दोगे, कोई दिक्कत। सिमिलरली क्या तुम EY भी फाइंड कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें पता होना चाहिए। अब हमें यहां पर कि भाई सर माइंड नीचे जा रहे हैं तो इसको -30 ले ले, अब नहीं करना ना, हमने डेरिवेशन में कर दिया जो करना था और उसके बाद ही तो ये फॉर्मूलाज आए हैं, अब करने की जरूरत नहीं है। यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और एक क्वेश्चन, ये जो रॉड है बेटा, ये जो रॉड है आएगा, ये भी आएगा, ये जो रॉड है वो हमारा इनफाइनाइट रॉड है। कैसा रॉड है, इनफाइनाइट, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसके कारण अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सुनो। इनफाइनाइट रॉड है, P पॉइंट दिया है, इनफाइनाइट रॉड है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, पर क्या करेंगे सर, हमने तो इनफाइनाइट रॉड का थोड़ी फॉर्मूला देखा था, हमने तो फाइनाइट रॉड का देखा था। अरे भाई फाइनाइट रॉड का दिया था ना, तो इनफाइनाइट के लिए हमें लिमिट मुंह रखनी पड़ेगी। देखो क्या होगा बट अगर ये रॉड इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट पे से अगर कोई बंदा देख भी रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो रॉड है, ये जो डिस्टेंस है, ये ऐसे करते करते ये जो एंगल है वो कहां तक जाएगा। अरे यार बहुत ऊपर तक देखना पड़ेगा, फिर भी उसको इनफाइनाइट नहीं दिख रहा। मतलब यहां से जो एंगल है ऐसे बढ़ते अगर यहां तक भी होता तो ये फाइनाइट होता, तो जितना तो ऊपर जा रहे हो ये एंगल ऐसे होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा, और एट दी एंड ये जो डिस्टेंस वाला जो एंगल है वो 90 का हो जाएगा। तो यहां कुछ नहीं करना, θ1। और सिमिलरली अगर कोई नीचे दिख रहा है तो नीचे भी जो एंगल होगा उसका ऐसे देखते नीचे तक देखता जाएगा, यहां तक भी होगा तो फाइनाइट बोला जाएगा ना। तो अगर बहुत इनफाइनाइट पे है तो मतलब ये एंगल भी यहां से, ये जो नीचे का एंगल होगा वो भी डिस्टेंस का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहां पर वैल्यू लगा दो, तो साइन 90 ऊपर के लिए भी और साइन 90 नीचे भी लिए गए, तो यहां से K लैम्बडा बाई डी साइन 91 प्लस साइन 91 तो 2 हो जाएगा, तो ये 2K लैम्बडा बाई डी और x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये आई कैप मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत रे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती सर। नेक्स्ट y डायरेक्शन का कोई बोले तो y डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा। अरे यार y डायरेक्शन में तो तुमको ही नहीं पता है कहां तक, तुमको पता ही नहीं है, तो y डायरेक्शन में 0 बन रहा है K लैम्बडा बाई डी। कैसे सर, ऊपर भी 90 नीचे भी 90, cos 90 0 माइनस cos 90 0, तो यहां से जो y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा अगर दिया हुआ रॉड इनफाइनाइट है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।